नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि एसएससी एग्जाम के लिए जो हमने 35 वाली सीरीज चलाई है ना, इन 35 में से आज आप 33वां वीडियो वॉच कर रहे हैं। बहुत ही अंतिम पड़ाव पे चल रही है ये सीरीज, है ना। आज हमने थोड़ा सा रंग ढंग बदला है। आज हम वीडियो की शुरुआत में आपसे कुछ सवालात करेंगे जो प्रीवियस क्लास से होंगे और मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँगा वही पूछूंगा, है ना। तो आप बता सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, हमारे एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए क्लासेस करवाएं, वहाँ को जरूर अटेंड कीजिएगा आप। एक्स्ट्रा फैक्ट आने वाले सभी एग्जाम में आपको रामबाण की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र कितने बार खेलो इंडिया यूथ गेम में विजेता रहे हैं, है ना। इसके ऑप्शन मैं आपको दे दूं, 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार, है ना। इसके अलावा दूसरा है, 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होगी। ऑप्शन है आपके मेघालय, उत्तराखंड, बिहार या फिर हरियाणा। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है आपका 2009, 2008, 2007 या फिर 2011। इसके अलावा महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन है आपका 6.44 मीटर, 2.44 मीटर, 2.24 मीटर, 2.43 मीटर। इसके अलावा अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल किस संविधान संशोधन के द्वारा, जो आरक्षण वाला अधिनियम है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका अमल में लाया गया। तो ये आपका है ऑप्शन 104वां संविधान संशोधन, 105वां, 106वां या फिर 103वां। ये जो जानते हैं बच्चे जरूर सीरियल वाइज से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर कहोगे मैं समझ जाऊंगा। चलिए शुरू करता हूं आज का क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, लद्दाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार हेमिस के अवसर पे किसकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। जो हेमिस त्योहार है ये कहाँ मनाते हैं, आप सभी जानते हैं लद्दाख में मनाते हैं। और लद्दाख में मैं यहीं से आपको याद रखने के लिए बताया था कि इंडिया में जो नेशनल पार्क है ना, इंडिया में जो नेशनल पार्क है तो उसमें जो क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से नेशनल पार्क है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी एरिया के हिसाब से हेमिस होता है और ये भी लद्दाख के अंदर ही है। तो बहुत ही अच्छा याद रखने के लिए, लद्दाख में ये इस नाम से त्योहार भी होता है, नेशनल पार्क भी है। और हेमिस नेशनल पार्क में मैंने आपको बताया था कि भाई हिम तेंदुआ जो है यहाँ की विशेष आकर्षण है, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड्स, ठीक है। तो ये 3 चीज यहाँ ध्यान रखेंगे एडिशनल। तो ये जो है आपका हेमिस त्योहार, इसमें जो है गुरु पद्म संभव की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो हैं व्यक्तित्व हैं। ऐसा नाम सुनने में लग रहा है कि जैन धर्म से है, तो ऐसा नहीं है। इनके अलावा लद्दाख में हेमिस त्योहार प्रतिवर्ष तिब्बती कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाते हैं। आने वाले दिन में, जैसा कि आपसे पूछा गया था कि भाई लोसार जो त्योहार है ना, लोसांग, है ना, तो वो किस कैलेंडर के अनुसार, वैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हेमिस त्योहार जो है ये तिब्बती कैलेंडर, सबसे पहले तो ये पूछेगा किस कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार। तो क्या बताओगे, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार। चलो ग्रेगोरियन मुंह से निकल गया है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो है 5वें महीने में तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, 5वें महीने के 10वें दिन में मनाया जाता है। इसके अलावा ये संभवतः जो है आपका जून या फिर जुलाई महीने में ये चीज आती है, आपका हेमिस त्योहार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांपिल मेला का नाम आपने सुना होगा। कांपिल मेला ये जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ को याद किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। मैंने आपको 2 ऐसे जैन तीर्थंकर का नाम बताया था जिनका नाम है ना सबसे जो है फेमस वेद ऋग्वेद में मिलता है। ये कौन है 2 जैन तीर्थंकर, तो एक तो 24वें नंबर के हैं भगवान महावीर, और एक कौन सा भैया, अरष्टनेमी। कौन, अरष्टनेमी। तो इन दोनों का नाम मिलता है। इनके अलावा केरल में फसल वाला जो त्योहार होता है आपका ओनम, है ना, इसमें किसकी पूजा होती है, राजा महाबली। ये पहले भी बता चुके हैं। या फिर अगर राजा महाबली ऑप्शन में नहीं है तो भगवान विष्णु भी होंगे इसके ऑप्शन में। और ये 10 दिनों तक त्योहार चलती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंसी रखती होगी। जैसे दुर्गा पूजा हमारे आम लाइफ में 10 दिन तक चलती है, तो कितनी इंपॉर्टेंसी होती है। उसी प्रकार से केरल में रीजनल त्योहार है ये, वो भी 10 दिनों तक चलती है। इसके अलावा केरल के जो मोहिनी अट्टम है, जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें भी जो है आपका भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना होती है। तो दोनों सेम याद रख सकते हैं। छठ पूजा जो बिहार में आस्था का पर्व सबसे बड़ा, पोंगल तमिलनाडु में, और मकर संक्रांति, ये तीनों त्योहार जो है अपने आप में सूर्य भगवान से संबंधित है। इनमें सूर्य देवता की पूजा होती है। हालांकि पोंगल से ही आपको समझ आना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का मकर संक्रांति वाला त्योहार ही है। हालांकि आप जानते हैं कि नववर्ष और मकर संक्रांति जो है इंडिया
के अलग अलग कोने में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। तो आप जैसे कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति, केरल में मकर बिलक्कू, है ना, उत्तरायण गुजरात में, इस प्रकार से नाम इसका बदलता जाता है। बिहू हो जाता है आपका असम के अंदर, आप मनाएंगे तो लोहड़ी मना लेंगे आप पंजाब हरियाणा में, इस प्रकार से। तो इसमें भी भगवान सूर्य की पूजा करी जाती है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, देखिए आपके एग्जामिनर एसएससी ने पूछा था कि भाई उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के कौन से त्योहार में रथ यात्रा निकाली जाती है। मैंने आगामी दिन के लिए आपको क्वेश्चन और बता के रखता हूं कि उड़ीसा के रथ यात्रा के जैसे, है ना, मणिपुर के कौन से त्योहार में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है भाई, तो यहां पे ध्यान रखेंगे इन तीनों में भगवान सेम होते हैं, है ना। भगवान कौन कौन से, भगवान जगन्नाथ, बोलिए जय जगन्नाथ, है ना, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और ताऊ बलराम, है ना। तो ये तीनों के जो है आपके मतलब सम्मान में रथ यात्रा निकाले जाते हैं। ये कहां कहां निकाले जाते हैं, तो उड़ीसा में रथ यात्रा त्योहार नाम से स्पष्ट है, तो इनको निकाला जाता है। इसके अलावा जो आपका छत्तीसगढ़ में गोंचा फेस्टिवल होता है, वहां पे निकाला जाता है गोंचा महोत्सव। और सेम आपका मणिपुर के अंदर कांग चिगवा त्योहार होता है, वहां पे आपको जो है इसी प्रकार से बलराम सुभद्रा और जगन्नाथ भगवान के सम्मान में रथ यात्रा जैसे यात्रा निकाली जाती है। तो तीनों आज के बाद भूलना नहीं है आपको। इसके अलावा खर्ची पूजा, यह त्रिपुरा में होता है। इसे 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जो उस समय प्राचीन काल में त्रिपुरी राजवंश के सहयोग में, या फिर मतलब होता है ना कुल देवता, उस प्रकार से देवी देवता होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें जो है राम और या भगवान विष्णु, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया, सिर्फ देवी देवता। ठीक है। इनके अलावा यह त्योहार जुलाई महीने के में चलती है और ये 8 दिनों तक चलती है। कौन सा भैया, खर्ची पूजा, है ना। आप लोगों के लिए यहां भी एक क्वेश्चन दागता हूं, 100 ड्रमों का त्योहार किसे कहा जाता है, 100 ड्रमों का त्योहार। ठीक है भाई, है ना। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अपतानी जनजाति के द्वारा अच्छी फसल की कामना से ड्री महोत्सव मनाया जाता है, या फिर ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। ड्री से याद आता है ब्रीटा, ब्रीटा भी याद आता है ना। ब्रीटा, ब्रीटा डांस तो याद नहीं आता आपको, ब्रीटा, तो बताइएगा ब्रीटा भी कहाँ का है। और ब्रीटा के जैसा एक और बताया था मैंने, है ना। इनके अलावा निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्र के कुल, है ना, डॉट 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 से भाग देकर उसे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी भी राष्ट्र के किस आंकड़ा से या संख्या से भाग देंगे तो उस राष्ट्र का, है ना, आपका जो है राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होगा, क्योंकि टोटल से भाग देना है ना। तो कुल जनसंख्या से भाग देंगे ना आप, है ना, किसी भी राष्ट्र के निवल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर टोटल जनसंख्या से भाग अगर आप दे दिए तो उस राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम निकलती है ना। तो यही इस खाने में भरना है। हालांकि 2 बार लिखा गया है, यहां से यहां तक नहीं चाहिए था। ये जो राष्ट्र के कुल 2 बार लिखा गया, गलत हो गया, मैं सही करके दूंगा। ठीक है भाई। इसके अलावा ये एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो आपका एनएनपी निकलता है। ये जो एनएनपी होता है यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी राष्ट्र की आय का शुद्धतम रूप है ना। और इसी से प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। अभी आपने देखा जो क्वेश्चन का बेस है, अगर आप एनएनपी में टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जीएनपी बराबर, है ना, जीडीपी, है ना, जीडीपी प्लस देसी नागरिक के द्वारा विदेशों में कमाया गया आय, और माइनस क्या हो जाता है, विदेशी नागरिक के द्वारा देश में कमाया गया है। ऐसे आपको याद नहीं आएगा, मैं बताया हूँ ये जीडीपी माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एम करके नहीं बताया था हो कि भाई एक आदमी बाहर जाके कमा रहा है तो इंडिया के जीडीपी में जुड़ेगा, और जो विदेशी आदमी इंडिया में रह के काम करके जो पैसा अर्जन कर रहा है वो घटेगा, तब निकलेगा आपका जीएनपी। ठीक है। इनके अलावा जीडीपी क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी वस्तु और सेवाओं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो आप भी सेवा दे रहे हैं, तो इन सभी का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा उसे जीडीपी कहा जाता है ना। हाल ही फिलहाल सूत्र से पता चल रहा है कि इस बार इंडिया में गर्मी बड़े हाई लेवल की होगी, और गर्मी बड़े हाई लेवल की होगी तो लोग दोपहर में काम करना संभवतः संभव न हो पाएगा, तो दोपहर में जो है अधिकांश काम धंधा बंद रहेंगे, जिससे जीडीपी पे असर पड़ेगी। ठीक है भाई, ये अभी एक रिपोर्ट से, हालांकि ये कहीं ऑथेंटिक चीज में छपा
छपा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एनडीपी क्या होता है, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाओगे तो। इसके अलावा प्रोज्य व्यक्तिगत आय भी आपसे पूछा जाता है, इसका उदाहरण भी दे चुके हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका जो इनकम आता है, सबसे पहले जो सैलरी बनती है तो एक तो ग्रॉस इनकम बनती है। इस ग्रॉस इनकम में से जिस राज्य में आप काम करोगे वो स्टेट गवर्नमेंट का जो है आपका प्रोफेशनल टैक्स वो कट जाएगी। इसके अलावा जो आपका भी जो भी खाता होगा, जनरली इंडिया में सरकारी नौकरी में एनपीएस चलता है, ये पैसे कट जाएंगे। उसके बाद जो आपको सैलरी आता है वो आपको लिखा रहता है नेट सैलरी। अब इस नेट सैलरी जो सालाना आपका अगर टैक्स के स्लैब को छूता है तो जो टैक्स कट जाती है उसके बाद जो पैसा बचता है उसे कहा जाता है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। समझ गए है ना, ये भोग रहे हैं तो ज्यादा इसके बारे में थोड़ा सा। इनके अलावा नैना तिब्बू जो हाल में ही चर्च की विषय रही है, ये कहाँ स्थित है? नैना तिब्बू द्वीप है, आइलैंड है ना, ये द्वीप है। तो ये कहाँ पे रहा है? तो ये भैया पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि भैया जो कच्छा थेबू द्वीप है 2-3 बार एग्जाम में आ गया, क्योंकि वो भी चर्च का विषय था और ये भी चर्च का विषय है, तो ये भी आपके आएंगे। और मजे की बात ये है कि वो भी पाक जलडमरू मध्य के पास ही स्थित था, ठीक है। तो ये नैना थेबू द्वीप, वैसे ही कच्छे थेबू जैसा इसका भी नाम है, तो ये भी पाक जलडमरू मध्य में है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच सीमा क्रिएट करता है। राम सेतु भी सीमा क्रिएट करते हैं भारत श्रीलंका के बीच, है ना। कच्छे थेबू आइलैंड भी आपका पाक जलडमरू मध्य में ही स्थित है। तो दोनों एक ही जैसा नाम है, याद रखेंगे। एक पूछा जा चुका है, दूसरे पूछे जाने के लिए तैयार है ना। यह द्वीप जो है आपका, ये कहां पे है? जाफना प्राय द्वीप के समीप है। एलिफेंटा पास भी श्रीलंका में बता दिया था, है ना। इसके अलावा जो आपका ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन का बेस है नैना तिब्बू द्वीप, यहीं पे आपका एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है अम्मन कोविल मंदिर। भाई जब आपका, है ना, काटसराज मंदिर पूछा जाता है, याद है क्या? काटसराज मंदिर, इस प्रकार से कटास राज है, माफ कीजिएगा, ये पाकिस्तान में है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आपका अम्मन कोविल मंदिर अगर कल पूछ दे तो ये आपका कहां पे है? श्रीलंका में स्थित है, पाक जलडमरू मध्य वाले पोर्शन में, यानी ये नैना तिब्बू द्वीप पे। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? ग्रीनलैंड। ये कहां पे रहेगा? डेनमार्क में रहेगा। डेनमार्क की राजधानी कहां रहेंगी? तो कोपनहेगन में रहेंगी, ठीक है भैया, ध्यान रहना, है ना। थोड़ा सा टपोरी स्टाइल था ये। इसके अलावा द्वितीय समूह वाला देश द्वीपीय समूह वाला देश, है ना, माफ कीजिएगा, ये द्वीपीय समूह वाला देश होगा। इंडिया में, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी द्वीपीय समूह वाला देश इंडोनेशिया है। और इंडिया में जो है सबसे बड़े नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में असम में स्थित है। असम में माजुली फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो मैग्ना कार्टा के नाम से फेमस हुआ, इस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? आप सभी जानते हैं मैग्ना कार्टा, है ना, इंडिया में संविधान को रिलेट करते हुए इस नाम से कि भाई भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा जो है भारत में जो है मौलिक अधिकार वाले पोर्शन को कहा जाता है, जो अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाएगा। तो ये जो मैग्ना कार्टा वाली है बात, ये सबसे पहले इंग्लैंड में एक घोषणा पत्र था। ये 1215 में मतलब हस्तांतरित भी कह सकते हैं और हस्ताक्षर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दिया गया था उस समय के राजा, है ना, किंग जॉन के द्वारा, है ना। नहीं अगर ऐसा करता तो मतलब युद्ध की स्थिति बन रही थी, ठीक है। तो ये मैग्ना कार्टा शब्द की जन्म वहां से हुआ है 1215 से। उस समय राजा कौन थे इंग्लैंड के? तो किंग जॉन थे, है ना। इनके अलावा भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, है ना, जो भी संविधान के निचोड़ हैं सब मैं आपको दे दिया हूं और संविधान टॉपिक वाइज आर्टिकल भी पढ़ा दिया हूं। तो आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। ये कब होती है? 1854 में होती है, वुड के डिस्पैच, है ना। और अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है भारत में? लॉर्ड मैकेले को कहा जाता है, मैकेले को कहा जाता है, या फिर मैकेले की रपट को कहा जाता है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल टेस्ट मैच किन 2 देशों के बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इस क्वेश्चन की यहाँ पे क्या जरूरत है, क्योंकि इंग्लैंड इसमें भी जुड़ा हुआ है ना भाई। आप जानते हैं मैं एक जैसे क्वेश्चन को एक जगह पढ़ाऊंगा, ये सब मैग्ना कार्टा वाला क्वेश्चन था। अब इंग्लैंड इससे निकल के आया तो इंग्लैंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर आपको ये खाली कहे कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट किन 2 देशों के बीच पहली बार खेला गया, तो यूएसए प्लस कनाडा के बीच में खेला
खेला गया था। लेकिन टेस्ट मैच या वनडे मैच का नाम दे दे तो फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। ये स्पष्ट याद रखेंगे, बच्चे गलती कर आए हैं, क्योंकि क्रिकेट की जन्मदाता इंग्लैंड है और सभी जानते हैं कि दोनों फॉर्मेट के जो मेजर फॉर्मेट है उसकी जो मैच हुई पहली वाली वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। लेकिन अगर आपसे कल हो कि एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके किसके बीच हुआ, तो फिर कनाडा और आपको जो है अमेरिका ही मारना पड़ेगा आंसर। ठीक है भैया। इसके अलावा दुनिया की पहली रेलगाड़ी ये भी आपका इंग्लैंड के अंदर चलाया गया था 1825 में। इंडिया में कब रेलगाड़ी चली थी, है ना, 1853 के अंदर। इंदिरा पॉइंट अच्छा, इंग्लैंड से और भी एक चीज क्वेश्चन आपके बनेंगे अभी, हालांकि इतने पुराना नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी अंडर 90 जो महिला वाला क्रिकेट हुआ था आपका 2023 साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें उप विजेता इंग्लैंड ही रहा था और विजेता आपका इंडिया रहा था, और ये पहला इवेंट था इसलिए जल्दी पुराना नहीं होगा। अभी वाला जो आपका आईसीसी अंडर 90 पुरुष वर्ल्ड कप हुआ है, मेल वाला वर्ल्ड कप हुआ है, इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता आपका इंडिया रहा है ना। सहारन साहब इनके कप्तान थे इंडिया के तरफ से, ध्यान रखेंगे। जैसे वर्ल्ड कप में हुआ है ना, रनर अप इंडिया और विजेता ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही अंडर 90 आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 में भी सेम हाल हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसके अलावा इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? आपसे गूगली खेलने का प्रयास करेगा एग्जामिनर। ये क्वेश्चन को मैं उठाया हूं एनटीपीसी स्टेज 1 2021 से। ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन। तो ये दक्षिणी छोर पे स्थित है ना। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती सर क्रीक, और ये सर क्रीक कहाँ पे है आप सभी जानते हैं। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। इसके अलावा उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी में स्थित है। इसके अलावा सुमात्रा, जावा, बोर्नियो ये सब द्वीप आपको कहां मिलेगा? इंडोनेशिया के अंदर मिलेगा। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी सैडल पीक है। इसकी हाइट टोटल पूछ देते हैं 732 है। उसी प्रकार से गुरु शिखर पर्वत जो आपका कहां पे है भाई, है ना, ये है आपका राजस्थान, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी इसकी हाइट पूछता है आपको कंचनजंगा कहां पे है भाई? ये कंचनजंगा है आपका सिक्किम के अंदर। ये जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व नेटवर्क जोन के 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है भारत की तरफ से, कल के क्लास में बताया था। तो इसकी भी हाइट पूछ देते हैं, और माउंट एवरेस्ट की भी हाइट 88-50, अच्छा कंचनजंगा का बता देते हैं 85-86 है इसका। एक और K2 है उसका भी पूछता है, उसका 86-11 होता है। इस प्रकार से नंदा देवी का भी पूछता है। तो ये कुछ एक जो बहुत टॉप चीज है, हाइट है, उनका जरूर हाइट याद रखें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान सागर किस सागर महासागर के पार्ट है? तो हिंद महासागर के पार्ट है। हिंद महासागर को हाफ महासागर की संज्ञा दी गई है, अर्ध महासागर कहा जाता है। अंडमान सागर के अलावा अरब सागर भी इन्हीं के पार्ट है, और अरब सागर के अलावा जो है बंगाल की खाड़ी भी इन्हीं की पार्ट है आपका, किसके? हिंद महासागर के। ठीक है भाई। इसके अलावा अंडमान निकोबार अपने आप में किस उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप आपका जो है केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और वो अरब सागर में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह जो है काराकोरम रेंज जम्मू कश्मीर में है। मैंने 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल को पहले ही पढ़ा दिया है, इसीलिए यहाँ पे नहीं रखूंगा, क्योंकि ये ई बुक में छपने वाला है तो डबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल, वैसे कुछ एक बात जो है यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 8 डिग्री चैनल में मैंने बताया था कि इसका दोनों प्रथम अक्षरी समान रहता है, मालदीव से मिनिकोई को जोड़ते हैं। 9 डिग्री में दोनों डिफरेंस रहता है, मालदीव से, है ना, लक्षद्वीप को जोड़ते हैं, एगो मौ एगो लौ रहता है। और 10 डिग्री छोटका से बड़का को, लिटिल अंडमान से कार निकोबार को, है ना। इनके अलावा हाल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भैया अपना माँ ही मार रहा है, यानी महेंद्र सिंह धोनी को। पिछले मैच में अच्छा शॉट देखने को मिला महेंद्र सिंह धोनी से, मैच भले हार गया हो लेकिन वो अच्छा शॉट था, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है एसबीआई ने। नहीं बोलता है एडवर्टाइज, आपने देखा होगा, एक औरत जाती है लोन लेने के लिए, घर देखने के लिए, तो बोलता है किराया तो अच्छा है लेकिन अगर बेचना खरीदना हो तो बोलता है लोन में बहुत टाइम लगेगा। तभी जो है मतलब प्रेजेंट होके महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं इसका बैंक
SBI है, तुरंत हो जाता है काम। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया गया था 1955 में, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम दे दिया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है आपका कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष IGT अपने बने हुए हैं दिनेश कुमार खारा साहब, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इनके जो आपका प्रबंध निदेशक हैं, ये आपका फिर से जो पहले उप प्रबंध निर्देशक थे उसको प्रमोट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन VVI करके रखेंगे। जैसे अभी आपने है ना बहुत सारे सेनाओं में जो चीफ है वो चेंज हुए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बता दिए हैं, वो भी इंपोर्टेंसी रखती है। खास करके जो महिला अगर पहली बार किसी चीज में बन गया तो आपको जरूर याद रखना है, वो एग्जाम में आता ही आता है। इसी प्रकार से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रबंध निदेशक बना है 2023 नवंबर में, ये बना है भैया, इनका नाम है विनय M टोन्स, है ना, ध्यान रखेंगे। 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। टोन्से नाम है इसे, टोन से, है ना, नहीं तो टॉन्सिल हो जाएगा, टोन से। इसके अलावा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था अपने आप में। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में आप विश्व कप जीते थे, हम भी जीते थे। IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी न होकर ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन नाम की कप्तान है ना। इनके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं PDF प्लान और ई-बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए आपका समय का वैल्यू मैं पूरा समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई जो है ये चीज जो अच्छी चीज है उससे आप वंचित रह जाओ, ठीक है। देखिए SSC की अगर आप फुल कंटेंट लेते हैं PDF फॉर्म में तो 113 सेट की PDF आपको मात्र 70 रुपया में मिलेंगे। अगर इन्हीं सब चीज विथ टॉपिक वाइज एड ई-बुक लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा ये 99 रुपया के अंदर। तो अगर कोई भी बच्चा पहले PDF हमारा लिए हैं तो उसको मैंने आपको बताया था कि उस PDF वैल्यू के मान लीजिए 100 रुपये तक की काउंट होगा, और अब तक हम मेरा मैक्सिमम 100 रुपये तक की PDF तीनों क्लास में गया है ना, मिला के। वो भी देखो एक 25 था, एक 35 था, इस प्रकार से दाम था, एक 35 था, तो छूट में तो 70-75 में भी गया है। तो जितने भी आप पैसे खर्च किए होंगे उसके हमने 70% आपको इस PDF में, इस जो भी खर्च आप मान लीजिए आप 100 रुपया ने खर्च किया है तो आपका इसका 70% 70 रुपया निकलता है। अगर आप ई-बुक लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 29 रुपया में मिल जाएगा, यानी ये 70 रुपया इस 99 से माइनस हो जाएगा। बाद बाकी अगर कोई ई-बुक नहीं लेना चाहता है, सिर्फ PDF लेना चाहता है, तो ये वाले सीरीज का मात्र 35 रुपया में, है ना, यहाँ पे लिखा है SSC लेटेस्ट सीरीज 35 रुपया में, 35 क्लास, BSSC का 35, है ना, यूपी पुलिस का 35, और ऑल एबव लेंगे तो 100। RB जो RRB की नया चालू हुआ है वो अलग है इन सब से, उनके लिए 49 रुपये है PDF का कॉस्ट। 30 क्लासेस आएंगे, और मुझे लगेगा कि कम है, सफिशियंट नहीं है, तो मैं अपने मन से और भी क्लासेस आपको दे सकता हूँ रेलवे वाले में, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ एक बातें हैं, अगर कोई भी बात करना है ये लिंक है या ये नंबर है, और इसी नंबर का सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे वीडियो के नीचे मोर लिखा हुआ रहता है ना, मोर को क्लिक करेंगे, पहले ही एक लिंक मिलेगा PDF या फिर ऐसा कुछ लिखा है कि हेतु क्लिक करके बात करें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। और दूसरी बात कि कोई बच्चा अगर टेलीग्राम पे PDF लेना चाहते हैं तो उनको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, जनरली तो चलाते ही हैं, लेकिन जो नहीं चलाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है ना। इसके अलावा एक बच्चे बोल रहे हैं कि बिहार SSC का खत्म कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल खत्म करने को आतुर हूँ। अब मैं आप जो है नियमित बनाए हुआ ही हूँ, है ना। और दूसरी बात ये है कि फिर से BSSC का डेट बढ़ा दिया गया। अब चुनाव के बाद होंगे आपके एग्जाम, ठीक है, और उसके बाद भी कितने होंगे ये पता नहीं। तो इसीलिए 12 क्लास जो है ये मैं आपको जल्दी करा दूंगा, मैं भी निफिक्र होना चाहता हूँ। तो 10 दिन 5-6 दिन दे दीजिए, उसके बाद बिहार SSC अल्टरनेटिव चलेगा, बिहार SSC रेलवे, ठीक है। उसके बाद BSSC खत्म करके ही कोई क्लास चालू करूंगा फिर से। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत में वित्तीय संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत में किस वित्तीय संस्थान के द्वारा शुरू की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ना। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कैसा प्रकाशन है, तो बाइनियल है, 2 साल में एक बार प्रकाशित करते हैं। RBI के बारे में पूरा डाटा स्टैटिक्स फॉर्म में पास्ट में दे चुके हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण नामक प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। यह कितने सालों पे की जाती है, तो ये भी बाइनियल है। पिछला आया था हमारा 2021 का रिपोर्ट आया था, अभी 2023 का रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि अगले साल आता है, तो मतलब 2024 में हम आशा कर सकते हैं कि वन रिपोर्ट रास्ता में है। इसके अलावा MPI इंडेक्स कौन जारी करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गरीबी रेखा का आकलन कौन से संस्था करता है, तो गरीबी रेखा का जो आकलन है ये आपका नीति आयोग के स्टाफ फोर्स एक विभाग है, उनके द्वारा की जाता है। इसमें नमूना सर्वेक्षण का भी मदद
मदद ली जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसके बारे में भी पूरा बता दिए हैं। अजय सिंह बंगा 1945 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर स्थापना, मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं अपने सदस्य देशों की। अंतिम सदस्य देश भी बता दिया था, टोटल सदस्य देश भी बता दिया था। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा है ना जो रुपये का साइन है ना, इस प्रकार से आर, मैं तो नहीं लिख पाऊंगा इतने अच्छे डिजाइन में, इस प्रकार से है ना कुछ है ना, तो ये जो आर है ये साइन को 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, इनके अलावा चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, है ना, तो चंद्रमा को अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में है ना 23.3 दिन लगते हैं। इसका मतलब हो जाएगा आपका 23 लगभग 8 घंटे, क्योंकि यहाँ पे 3 का मतलब 1/3 दिन से है और एक दिन आप 24 घंटे को पकड़ेंगे तो 8 घंटे, तो 23.8 घंटे, 23 दिन 8 घंटे कह सकते हैं, या फिर 23.3 पृथ्वी दिवस के बराबर कह सकते हैं। चंद्रमा अपनी धुरी पे जो है रोटेट करता है। देखिए एक बात पहले समझ लीजिए, आप कई बार ये क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई चंद्रमा का हमेशा एक ही फेस जो है हमें पृथ्वी से दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों की जो अवधि है वो बिल्कुल एकदम सेम है, 23.3 दिन है ना, या फिर 23 दिन 8 घंटे। क्यों ऐसा है ना, परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है ये मैं आपको जब जुपिटर का समझा रहा था कि भाई जुपिटर एक ऐसा ग्रह है कि सबसे फास्ट अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है जुपिटर, है ना, और बुध ऐसा ग्रह है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी पिंड, मान लीजिए ये पिंड है, इसके आसपास कोई चीज भटकता है, चक्कर लगाता है, तो इसे परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में परिभ्रमण करते हो कि परिक्रमण करते हो, तो आप कहोगे भैया परिक्रमा करते हैं मंदिर में। ठीक है, यानी आप मंदिर, यहाँ पे कोई एक पिंड समझ लीजिए, तो उसके चारों ओर आप घूमते हैं, तो उस समय समझ लीजिए कि मंदिर सूर्य है और आप एक ग्रह हो। ठीक है भाई, तो आप घूमते हो तो परिक्रमा होता है वो, है ना, और अपने ही एक जगह खड़े होकर कोई ना पिंड रहेगा, आप घूमोगे ऐसे ऐसे, तो इसे परिभ्रमण कहते हैं। तो परिभ्रमण और परिक्रमण आप समझ गए। तो चंद्रमा की दोनों चीज सेम होता है, इसीलिए चंद्रमा का हमेशा एक ही फेस पृथ्वी की दिशा मतलब पृथ्वी से दिखता है। साथ ही साथ चंद्रमा का पूरा भाग भी नहीं दिखता पृथ्वी से, ये बात आप भी जानते होंगे। अब चलिए लौट आते हैं, है ना। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद पे स्थित है, जिसे शांति का सागर कहा जाता है। चांद पर मानव सहित है ना जो यान है ये आपका 1969 में पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रांग। 2 पूर्णिमा के बीच के समय अवधि जो है ये पृथ्वी के 29 या उससे थोड़ा अधिक दिन के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। 29 पॉइंट समथिंग कुछ भी 5-4 कर लीजिएगा, लेकिन 29 दिन से अधिक होता है 2 पूर्णिमा के मिड का समय। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान तो नील आर्मस्ट्रांग है, लेकिन दूसरा इंसान काफी बार पूछे गए एग्जाम में, इसका नाम है बज एल्ड्रिन। खास करके रेलवे पूछता रहता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा समूचे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी, है ना, कॉस्मोलॉजी, क्योंकि इस प्रकार का आप एक एक्सोबायोलॉजी भी सुने होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये समूचे ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। इसके अलावा पृथ्वी सौर मंडल के 5वां सबसे बड़ा ग्रह जिस प्रकार है ना, उसी प्रकार से जो चांद है, चंद, ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोनों का क्रम जो है बड़का में 5-5 है। उपग्रह में अपने आप में चंद्रमा 5वां है जो पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी ग्रह में जो है विस्तारिता या बनावट या फिर एरिया के अनुसार सबसे बड़ा है 5वां। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे क्रमांक पे है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बाद बाकी ग्रह जोवियन ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, है ना, गैसीय पिंड वाला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, है ना, सबसे दूर ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह, भोर के तारा, शाम के तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की चचेरा भाई। ये सभी बात अगर आपको जानना है तो आप पास्ट क्लास हमें जो है अटेंड किए होंगे मेरा, तो आप वहां से अच्छे खासे पारंगत हुए होंगे। सौरमंडल से कोई भी क्वेश्चन लगभग तो नहीं छूटनी चाहिए। इसके अलावा चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी आपका जो है 384400 किलोमीटर हो सकता है। अगर आप इसे जो है इस फॉर्मेट में ढालेंगे तो 3.84 × 10⁵ मीटर होगा।
ये भी क्वेश्चन आया है, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ। पृथ्वी की त्रिज्या आपसे पूछा जाता है ना, पृथ्वी की त्रिज्या पूछा जाता है 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर होता है। इसके अलावा पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाता है 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। आकाश गंगा की जो है आकृति आपसे पूछा जाता है ना, जैसे मिल्की वे वगैरह का, तो स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है, सर्पेंटाइल जैसे होता है। प्रकाश की चाल जो माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, कहने का मतलब कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है प्रकाश को गुजरने के लिए, इसीलिए यह निर्वात से होकर भी गुजरती है। और सबसे मजे की बात कि निर्वात में ही सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की, जो प्रकाश की चाल का स्टैंडर्ड पैमाना भी है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी एकक क्या होती है भाई साहब? पारसेक होती है। पारसेक का जो है एक पारसेक का वैल्यू कितनी होती है? 3.26 लाइट ईयर होती है। और लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है। ठीक है भाई, तो खगोलीय दूरी की जो है सबसे बड़ी माप पूछा जाता है तो पारसेक मारना है। वैसे लाइट ईयर भी होता है और लाइट ईयर से भी 3.26 टाइम आपका पारसेक होता है। इनके अलावा पृथ्वी से चंद्रमा हमेशा एक ही भाग देखा जाता है। इसका कारण चांद का परिक्रमण और परिभ्रमण काल बराबर है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में दोनों को जो है एग्जाम्पल देके देहाती भाषा में बता दिया कि कैसे याद रख पाएंगे परिक्रमा और परिभ्रमण। इसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में मुख्यतः कितने स्तंभ को तय किया गया था? तो 4 स्तंभ को तय किया गया था मेकिंग इंडिया कार्यक्रम के दौरान। देखिए, अगर इसमें 3-4 क्वेश्चन आने वाले समय में बनेंगे कि भाई मेक इन इंडिया, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन का आइडिया कहाँ से लाया, तो ये क्वेश्चन का आइडिया मैं लाया हूँ कि जैसे आपसे पूछा गया था कि सप्तर्षि बजट में है ना कितने विभिन्न पहलुओं पर जो है मेन ध्यान आकर्षित किया गया या फिर कितने पहलुओं मदों को शामिल किया गया, तो वहां पे 7 आंसर हुआ करता था, इसीलिए जो है उसका नाम ही सप्तर्षि दिया गया था, जो पिछला बजट था 2023-24 वाला। ठीक है, मैं अंतरिम बजट का भी लेके आऊंगा क्लास, है ना। तो ये जो है आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम में 4 पिलर पे ध्यान दिए गए। ये कौन कौन से थे, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। नई सोच, नई क्षेत्र, नया बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रिया, ये 4 जो है आपके बातों को जो है यहाँ पे बढ़ाया गया था मेकिंग इंडिया कार्यक्रम के अंदर। इसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम उद्योग में जो है क्या मतलब कितने उद्योग पर केंद्रित था या आधारित था? तो कहोगे 25, है ना। जो आपका पिलर था मतलब सोच थे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने जो है उद्योग को इसमें शामिल किया गया था? तो 25। कब शुरू हुआ था? 2014 में। इसके अलावा भारत के वित्तीय वर्ष 23-24 में जो आपका केंद्रीय बजट आया जिसका नाम सप्तर्षि दिया गया था, इसमें 7 पहलुओं को शामिल किया गया था, जैसा कि इसका इमेज भी मैं पीडीएफ के माध्यम से दिखा चुका हूं आपको। भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली साहब के द्वारा किया गया था और 16 जनवरी को हम प्रतिवर्ष स्टार्टअप डे के रूप में इंडिया में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, रमजान इस्लामिक कैलेंडर का किस महीने में होता है, जिसे रोजों का पवित्र महीना भी होता हो? तो ये आपका 9वां महीना होता है, जैसा कि अभी मेरे ख्याल में चल रहा है रमजान का महीना, है ना, रमजान का महीना चल रहा है। ये पवित्र महीना है इस्लाम धर्म में और ये 9वां महीना होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किस शताब्दी में हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप कहेंगे 7वीं शताब्दी में, है ना। जिनके द्वारा तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था, है ना। दुनिया में सबसे अधिक इस्लाम धर्म के लोग किस देश में हैं? तो इंडोनेशिया में है और दूसरा स्थान पे अपना भारत ही है। ठीक है भाई, इस्लाम धर्म में किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी धन अर्जित किए जाते हैं, जैसे अपन लोग, है ना, जो भी हिंदू समुदाय में जो धन अर्जित किए जाते हैं और मंदिर वगैरह में जो दान दिए जाते हैं उसे जनरली हम चंदा कह देते हैं। इस्लाम धर्म में अगर कोई भी व्यक्ति जो धन अर्जन करता है सालों भर वर्षों भर और जो राशि किसी भी धार्मिक कार्य में जो है डोनेट करते हैं या देते हैं तो उसे जो है जकात कहा जाता है। वैसे जकात और जजिया कर से आप पहले भी, है ना, अच्छे खासे परिचित हैं, माफ कीजिएगा खांसी शब्द आ गया था, गारो खांसी वाला। इसके अलावा सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। उसी प्रकार से आप हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। इसी प्रकार से श्वेतंबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 भाग हैं। तो ये तीनों धर्म के 2-2 समुदाय आप जरूर याद रखें। इनके अलावा भारत में पहली मस्जिद कौन सी? तो ये आपका चेरामन जुमा मस्जिद केरल, जो 2021 में चर्च का विषय भी बना था और मेरे ख्याल में 2022 के SSC एग्जाम में यह क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा भी गया था, CHSL में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना, कि भाई भारत में सबसे पुराना मस्जिद किस राज्य में है, तो केरल में, इनका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद, पास्ट में भी बता चुका हूं। जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम आबादी इंडिया में 14.2% के समथिंग थी, जो इंडिया में दूसरे सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला आपका जो है कैडर था, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, बाद में छोटे छोटे जो है कम मतलब तादाद में और भी धर्म के लोग इंडिया में निवास करते हैं, जिनमें सबसे कम किसका था, बौद्ध का कि जैन का, आप लोग मन में सोचिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके जो अभी एक एग्जाम हुआ था मेरे ख्याल में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे पूछा गया था कि भाई जो है सबसे पहले तो एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा कि भाई जैन धर्म के लोग किस राज्य में सबसे अधिक रहता है, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में रहता है, वैसे अधिकांश लोग गुजरात में आ रहे होंगे तो उसका गलती हो जाएगा, तो वहीं पे मैंने जो है अगले ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाटा दिए थे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में, और पूछा था कि भाई है ना जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस प्रकार से 4 अल्पसंख्यक दिए थे और इसमें से किसकी आबादी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम है, पूछा गया था। ठीक है भाई। इनके अलावा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग मौजूद थे, इसे BBI करके रखेंगे, क्योंकि झंडा से 2 बार क्वेश्चन CRPF के एग्जाम में भी पूछा गया और MTS के एग्जाम में भी पूछा गया, मतलब यहां से क्वेश्चन तो उठा रहा है एग्जामिनर, है ना। तो लाल, हरा और पीला रंग था उस समय के झंडे में, जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो झंडा अपनाया गया था। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन कब होती है, 1906 में होती है। 1906 में क्यों होती है स्वदेशी आंदोलन, तो जो बंगाल विभाजन घोषणा किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, तो बंगाल विभाजन से संबंधित ही यह आंदोलन था आपका, कौन सा भैया, स्वदेशी आंदोलन, है ना। तो इनमें जो झंडा था, इनमें आपका 3 कलर, लाल, हरा, पीला, और झंडा के इन पट्टिकाओं के बीच में क्या लिखे होते थे, वंदे मातरम, है ना, इनका अंकन हुआ करता था, है ना। अब आते हैं विदेशी धरती से पहली बार झंडा फहराने का श्रेय मैडम भीखाजी कामा को दिया जाता है, और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी भी कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के धरती से, स्टुगार्ट से, वहां से झंडा फहराने का काम किए थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान स्टार्ट किया गया था, 1905 में बंगाल विभाजन करजनवा ने करवाया था। इनके अलावा 1917 होम रूल लीग के दौरान एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो झंडा अपनाया गया था आपका होम रूल के लिए, उसमें जो है एक सप्तर्षि मॉडल का तारा का छाप हुआ करता था, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि सप्तर्षि जो है 7 ताराओं का समूह होता है जो लाइन में बैठे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 7 तारा जो है उस झंडे में थे, तो इसे ध्यान रखेंगे, जो होम रूल में एनी बेसेंट और तिलक साहब के द्वारा अपनाया गया था। इनके अलावा वर्ष 1931 के जो कराची अधिवेशन हो रहा है, इत्तेफाक है भाई, 2 दिन से 3 दिन से जो भी क्लास आ रहा है किसी न किसी फैक्ट के रूप में कराची अधिवेशन का नाम जरूर आ रहा है ना। तो ये जो है आपका कराची अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था, मैंने यहीं पर बताया था इसमें दिल्ली समझौता को स्वीकृति मिली थी, है ना। मैंने यहीं पर बताया था कि इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित चीजों पे जो है बात विचार विमर्श किया गया था पहली बार। ये सब चीज बातें हैं वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किए गए थे, है ना। तो इसी जो समझौता है, यहाँ पे जो आपका लाल रंग जो आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान झंडा में लाया गया था, इस लाल को केसरिया से रिप्लेस किया गया, जो हम आज भी देखते हैं। तो अगर कल हो के एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई झंडा के अंदर केसरिया रंग को कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया, तो कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होता है। याद रखने के लिए हमेशा जो है आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में हमेशा जिसकी जो ज्यादा डाया होता है उसे हम लंबाई कह देंगे और कम वाले को चौड़ाई कह देंगे। तो 3:2, 2:3 का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा इसके डिजाइन जो है काफी हद तक पिंगली वेंकैया ने दिया, ऐसा माना जाता है। नेपाल की झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे महोदय पूछते हैं, पहले पूछते थे, अब नहीं पूछेगा मेरे ख्याल में। नेपाल वाला तो शायद पूछ भी सकता है भाई, एग्जामिनर कभी कभी गूगली भी खेल देते हैं, छोटे से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो मैंने याद आया तो बता दिया बाद में। इसके अलावा यहूदियों के निम्नलिखित में से किस पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका। हनुका एक पर्व है जो यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं, इसे रोशनी का त्यौहार कहते हैं। और हिंदू धर्म में रोशनी का त्यौहार आप सभी जानते हैं, दिवाली को कह देंगे, कार्तिक मास में। इनके अलावा भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय चैत, वैशाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, हाँ ठीक है।
ना। इसके अलावा कार्तिक अगहन पुष, ठीक है भाई। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सेंट थॉमस। अगर आप आजकल जो अगर मापेंगे पैमाना कि भाई कोई आदमी किस लेवल की है, तो सबसे पहले आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? हाँ, मेरा बच्चा जो है गुरुकुल विद्यालय में पढ़ता है। अच्छा, आपका बच्चा? मेरा बच्चा सेंट थॉमस जॉर्ज स्कूल में पढ़ता है। अब ऐसा लगेगा कि जो सेंट थॉमस वाला में पढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है अपने बच्चे की पढ़ाई पे, ठीक है। तो ये सब भी पहचानने का एक तरीका है ना। तो ये जो है सेंट थॉमस वाला जो आप ज़्यादातर स्कूल देखेंगे CBSE स्कूल रहता है इनके नाम से, है ना। मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब इनके नाम से ज़्यादातर स्कूल रहता है। और आजकल क्या है, CBSE में ज़्यादा बच्चे पढ़ाने को लोग सोचते हैं, है ना। कम भी कमा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि CBSE में पढ़े। किस लिए? तो इसके पीछे एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है? ये इंग्लिश, है ना। लोग सभी आज भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश अच्छे सीख लें, लेकिन किसी विदेश में शायद ऐसा नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है हिंदी सीख ले, ठीक है। तो वहाँ जो होता है, तो आप जानने दीजिए। चलिए, तो ये सेंट थॉमस, दुनिया में सबसे अधिक इसी धर्म के लोग निवास करते हैं। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल में कितने नियम बताए गए हैं? तो 2 नियम बताए गए हैं, आने वाले कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो। इसके अलावा भारत में सबसे पुराना चर्च कौन सा है? सेंट थॉमस चर्च। ये कहाँ पे है? केरल के अंदर है। मस्जिद भी केरल के अंदर ही था, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, आप सभी जानते हैं, 1505-9, है ना। 1510 गोवा, 1961 गोवा, और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। इसके अलावा 1498 कैसे भूल गए? तो 1498 ही आप सबसे पहले पुर्तगाली की बात करेंगे, वास्को डी गामा की। इसके अलावा वर्ष 2000 ईस्वी से जो हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है नागालैंड में। प्रसिद्ध फूल वाला त्यौहार एंथोरियम, ये कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। और एगो फूलदेई त्यौहार है, ये आपका उत्तराखंड में। इस्लाम धर्म के पवित्र मुहर्रम का जो त्यौहार होता है ना, ये इस्लामी नव वर्ष है, इसे हिजरी नव वर्ष भी कहा जाता है। ये इस्लाम धर्म में नव वर्ष की त्यौहार होता है आपका, कौन सा? मुहर्रम, ठीक है भाई। इसके अलावा अपने इंडिया में हिंदू धर्म में अलग अलग राज्य में अलग अलग नव वर्ष का नाम हो जाता है। नवरे, शीतल, है ना। नवरे हो जाता है, शीतल हो जाता है, पोतांदु हो जाता है, बीसू हो जाता है, इस प्रकार से चलता रहता है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में बैसाखी। वर्ष 2024 में बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध हस्ती को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन मैं कॉपी किया हूँ, है ना। तो इसे आपको बताना जरूरी समझा मैं, इसीलिए ले आया हूँ। रिजवाना चौधरी बन्या 2024 में मनाया गया गणतंत्र दिवस 75वें थे। चीफ गेस्ट कौन थे भैया? तो इमैनुअल मैक्रोन साहब फ्रांस के, और पहली बार जो चीफ गेस्ट कौन थे? तो आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रनेता। इस बार कितने विदेशियों की पद्म अवार्ड दिए गए हैं? तो 4 विदेशियों को पद्म अवार्ड दिया गया है, जिनमें 3 जो है आपके, है ना, पद्म श्री दिए गए हैं और एक आपका पद्म भूषण दिया गया है। यंग लियू को पद्म भूषण दिया गया है, जो आपका कहाँ के रहने वाला है? यंग लियू ताइवान के, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। और जो 3 और विदेशी भाई, तो इंडियन मुल्क के ही, लेकिन अभी फिलहाल जो है इनका नाम विदेशी में आता है। जैसे ये कौन है? रिजवाना चौधरी, ये बांग्लादेश से। श्री शशि चंद्रन मथुबेला पापुआ न्यू गिनी से, और श्री रवि प्रकाश सिंह मैक्सिको से। तो इन 3 गो अपना यंग लियू, तो 4 गो विदेशी, बाद में की 5 गो जो है पद्म आपका विभूषण बता ही दिए थे। एक स्लैब में बोलेंगे, 3 कला से हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू साहब और बिंदेश्वर पाठक। भारत रत्न भी 4 गो है। कौन कौन से भाई? भारत रत्न 4 गो ने 5 गो। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये है आपका कौन सा? चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, 2 गो प्रधानमंत्री भूतपूर्व, MS स्वामीनाथन, है ना, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने घोषणा की, उसके बाद भारत को एक नए राज सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उनके नाम पर शासित होगा। ये कब आया ये घोषणा पत्र? 1 नवंबर 1858 को। अरे सीधे सीधे ये क्वेश्चन ये है कि भाई भारत में जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का विद्रोह, तो उसके बाद महारानी की घोषणा पत्र कब आई? तो 1858 में आई। इसके तहत क्या हुआ कि इंडिया में जो पहले गवर्नर का पोस्ट हुआ करता था, अब गवर्नर के पोस्ट को बदल के वायसराय का पोस्ट कर दिया गया, और वायसराय के पोस्ट के बाद एक सचिव की पोस्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला सचिव लॉर्ड स्टेनली बना था और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। विद्रोह कैनिंग के समय ही हुआ था, है ना। और इस विद्रोह में इंडिया के अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जो पास्ट में कई बार मैं बता चुका हूं। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक आध आता रहता है, कभी कभी छोड़ के, है ना। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को सौंपा था कि जाओ तुम व्यापार करो। इसके अलावा किंग मेरी और जॉर्ज पंचम के आगमन पे दिल्ली दरबार की जो
स्थापना 19 मतलब गठन आयोजन कह सकते हैं 1911 दिल्ली में किया गया था। दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, बता चुका हूँ। ब्रिटेन की पहली महारानी कौन थी? जेना। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे अधिक दिन तक एलिजाबेथ सेकेंड रही थी, जो अभी हाल फिलहाल यानी पिछले साल जो है स्वर्गवास हो गई 2022 में। सेकेंड विश्व में जो है विश्व में जो है सबसे पहले आपका औद्योगिक क्रांति कहाँ पे आया? ब्रिटेन में। तो ये सेकेंड क्यों लिखा है? एक सेकेंड, है ना, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड लिखा है भाई, ठीक है। विश्व में जो पहले औद्योगिक क्रांति है ये ब्रिटेन से आया था। आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज याद है ना, तो इसी से याद रख लेना। आज़ाद हिंद रेडियो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 कहाँ से? जर्मनी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार इससे क्वेश्चन पूछते देखा है कि भाई किस रेडियो से जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा, है ना। तो इस प्रकार से तो ये जर्मनी रेडियो से जो है आपका आज़ाद हिंद रेडियो का गठन जर्मनी में 1942 में किया गया था नेताजी के नेतृत्व में। सुभाष चंद्र बोस 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता रेडियो के माध्यम से ही कहे थे। भारत में रेडियो की शुरुआत आपका सबसे पहले पूछा जाएगा, खाली रेडियो की शुरुआत तो 1923। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, पहले रेडियो दिवस देख लीजिए। प्रतिवर्ष रेडियो दिवस 13 फरवरी को, और इंडिया में राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, और विश्व में महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बात ध्यान रख लेना। इसके अलावा भारत में अगर रेडियो की प्रसारण निजी तत्वों द्वारा अगर आपसे पूछ रहा है तो 1927 में। यह सेम लाइन होना चाहिए, तभी 1927। या फिर रेडियो की शुरुआत पूछा और 1923 ऑप्शन में नहीं है, 1927 से स्टार्टे है, तो 1927 आंसर करना, है ना। अगर खाली रेडियो की शुरुआत कहेगा और 23 ऑप्शन में है तो 23 मारना है पहली बार, ठीक है। तो निजी तत्व द्वारा स्थापित किए गए थे प्रसारण 1927 में। फिर इसका नाम बदला हुआ नाम 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 36 में इसी का फिर से नाम बदला ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में इसका नाम हो गया आकाशवाणी। रेडियो का आविष्कारक आज भी पूछे जाते हैं, मार्कोनी साहब है। 1942 में एक खुफिया रेडियो का प्रसारण जो जमीन से नीचे रहकर जो है चालू मतलब प्रसारित किए जाते थे, है ना, मैसेज वगैरह देने के लिए, ये किए थे आपका उषा मेहता, है ना। तो ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ रेडियो हो गया, है ना। तो रेडियो का भी काफी रोल है अपने इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आविष्कार से लेके स्वतंत्रता संग्राम से लेके भी काफी अच्छे रोल है ना। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आपसे कल हो के कोई पूछ ले कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना, किसने खुफिया रेडियो का संचालन किया, तो उषा मेहता। अगर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ निभाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी महिला नेता थी, तो अरुणा आसफ अली शाह, है ना। गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाए थे? क्रिप्स मिशन 1942 के जो है असफल या विफलता हो जाने के कारण, विफल हो जाने के कारण, है ना। ये सब की बात है। इसी में डू और डाई का नारा दिए थे। ब्याज का कौन सा रूप पूंजीगत प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता है? तो ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज ये कैपिटल रिसिप्ट में शामिल नहीं किया जाता है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या शामिल होते हैं तो आप देख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री, है ना, अगर कोई भी सरकारी चीज बेची जाती है उनसे जो रकम आती है उसे कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। अन्य देशों से लिया गया ऋण, अगर कोई भी देश से कर्ज लेते हैं और जो रोकड़ा आता है उसे भी कैपिटल रिसिप्ट में शामिल कर सकते हैं। ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज, ठीक है, ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है? ऋण पर प्राप्त ब्याज, ऋण पर प्राप्त ब्याज, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ऋण पर प्राप्त ब्याज, ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज, इस चीज को जो है ना स्किप कीजिएगा, ठीक है, इसको स्किप कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया धन और विनिवेश से प्राप्त आमदनी, विनिवेश मतलब कोई इन्वेस्ट करेगा उनसे जो आमदनी होगा ये भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। इस चीज को मैं एक दिन और समझा चुका था, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो रहा है ना, मैं इसको अभी स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे स्किप कर लीजिएगा, ऋण पर प्राप्त ब्याज रहने दीजिए, बाद बाकी जो ऑप्शन फैक्ट में है उसमें से डिलीट कर लीजिएगा ऋण की प्राप्त ब्याज, है ना, मैं डिलीट करके दूंगा। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में क्या क्या शामिल होते हैं? तो इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदना, सार्वजनिक ऋण की वापसी। सार्वजनिक ऋण की वापसी कहने का मतलब जो देश पे कर्ज होता है ना, आप लोग सुनते होंगे भाई देश पे इतने कर्ज होंगे, तो ये सार्वजनिक ऋण है कि हम पे भी है आप पे भी है, तो उसकी जो वापसी होती है ना वो पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्कॉलरशिप, पेंशन, सैलरी इत्यादि इसी से आती है। रक्षा पे जो खर्च होती है वो भी इसी से आती है। इसके अलावा जब किसी देश में सरकार को कुल खर्च से कम होती है तो क्या होती है? फिस्कल डिफिसिट
कि मतलब घाटे की बजट वित्त जो है आपका फिस्कल डिफिसिट है ना, आपका वित्तीय घाटा उत्पन्न होती है। इसके अलावा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 2024 में कहाँ खोला गया? बिहार की राजधानी पटना में। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन भारत को जो है राष्ट्रीय जल कब घोषित किया गया था? 2009 में किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में आया था। दुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? मन्नार की खाड़ी है ना। भारत में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर के अंदर है। यह भी क्वेश्चन एसएससी में जीडी ने पूछा है ना। इसके अलावा हाल में ही किस राज्य सरकार के द्वारा गार्गी योजना चलाई गई? देखिए गार्गी योजना राजस्थान में जो बालिकाएं होती हैं उनको जो है अगर आप अच्छे मार्क्स से पास करते हैं तो प्रोत्साहन स्वरूप सरकार की तरफ से राशि दी जाती है। इसे गार्गी योजना नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा से इसको शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु लाया गया है ये योजना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के अन्य प्रमुख योजना में अगर आप आएंगे तो किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान सरकार में भी चलता है। किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार में भी चलता है। 2019 से गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। 6,000 की राशि दी जाती है। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो आपने गाना में भी कई बार सुना होगा, बच्चे को प्यार से भी बोलते हैं है ना। तो इस योजना के तहत लड़कियों के जन्म से लेकर उनके शादी तक जो है 2 लाख रुपए तक की रकम राजस्थान सरकार ने अनाउंस की है। इसके अलावा ये जो लाडो योजना है ये मध्य प्रदेश में जो आपका लाडली लक्ष्मी योजना है उसी के जैसा मिलता जुलता स्वरूप है इसका, है ना। राजस्थान के प्रमुख योजनाओं में आएंगे लखपति दीदी योजना। इसमें क्या होता है कि जो स्वयं सहायता समूह समझ रहे हैं ना, गाँव घर में जो होता है ना, तो उनमें जो महिलाएं लगी हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा ताकि उनको मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको रोजगार की जो अवसर प्राप्त हो सके। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल ये राजस्थान में आया था सबसे पहले 23 के अंदर। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये भी राजस्थान है। बाद बाकी बिहार आप समझ रहे हैं जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य है। इनके अलावा प्रसिद्ध सेवा समिति के संस्थापक किसे माना जाता है? तो हृदयनाथ कुंजरू को। कहां पे हुआ था? 1914 इलाहाबाद में सेवा समिति का गठन, है ना। कोलकाता में धर्म सभा का स्थापना राधाकांत देव ने कब किया था? 1830 में। अगर आपको कल हो गए कोई पूछ ले कि कौन सा सभा सदन या फिर संस्था जो है सती प्रथा के अंत का विरोध किया था, क्वेश्चन समझिएगा, सती प्रथा के अंत का विरोध किया था। जैसे सती प्रथा का अंत बहुत अच्छा चीज है। 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय के प्रयास से अच्छा जो है एक सफल कदम था और अच्छी बात है। लेकिन ये जो है राधाकांत देव ये सती प्रथा के फेवर में थे यानी ब्रह्म समाज के विरोध में थे, समझ रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मा समाज, देव समाज, वेद समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अभिनव भारत, गदर पार्टी, इंडिया हाउस, आत्मीय सभा, है ना। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मन में स्मरण करें, है ना। इनके अलावा ईवी रामास्वामी पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे, जो कि एक सुधार आंदोलन था, इन्हें भी नाम रखिएगा, है ना। आपका जो है इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। पेरियार एक नदी का भी नाम है, ध्यान रहे, है ना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1884 में किया था। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि जो समुदाय है, जो संस्था है, जो मैं पहले ही बता रखा हूं, तो अब जो है कुछ क्रिटिकल ही बताऊंगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर क्या रखा था? आप लोग बताएं। यहां भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा हूं क्योंकि पढ़ाया हूं पहले, है ना। और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, कल के क्लास में पढ़ाया था रेलवे वाले क्लास में, तो जो देखना चाहता हूं कि बच्चे वहां तक पहुंचते भी या नहीं, है ना। थोड़ा सा हिंट देता हूं, इनके नाम में नचियार शामिल है। और भी थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाली रानी थी, है ना। तो अब बताएंगे कि क्या रखा गया था इसका शुभंकर का नाम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था। शुभंकर आपसे ही पूछा है हमने। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम लद्दाख में हुआ था। इसका शुभंकर है सीन ए सीसान, है ना। ये एक जानवर का नाम है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी बच्चे को पीडीएफ, ई बुक या फिर हमारे, है ना, कोई भी प्लान के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक क्लिक करके बात कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप मैसेज ओनली, कॉल नहीं कीजिएगा। और जब इंटरेस्टेड हो तभी मैसेज करें भैया, नहीं तो आपका टाइम भी कीमती और हमारा टाइम भी कीमती, तो क्यों किसी का टाइम खत्म करना, है ना। तो अगर आप हमारा चाहते हैं, विश्वास है हम पे, अगर लेना चाहते हैं पीडीएफ ई बुक, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। बता दूं कि कल शाम तक हो सकता है तो ई बुक आ जाए, नहीं तो परसों तो किसी भी हालत में आ ही जाएगी। जय हिंद दोस्तों।